प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। और आज हम भारतीय राज व्यवस्था की आत्मा यानी संविधान का इतिहास व निर्माण की एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल आपके परीक्षा के अंकों को बढ़ाएगी, बल्कि आपको ये समझने में भी मदद करेगी कि हमारा महान राष्ट्र किन आधारशिलाओं पर खड़ा है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे काम करता है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है? वो कौन सी महान पुस्तक है जो सरकार को उसकी शक्ति देती है और साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है? इन सभी क्यों और कैसे का एक ही जवाब है: भारत का संविधान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सफर की जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े एक राष्ट्र के अपने संविधान बनाने के सपने से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण पर जाकर पूरा हुआ। ये कहानी सिर्फ कुछ तारीखों और अनुच्छेदों की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों महान विचारकों के त्याग, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम की है जिन्होंने अपने खून पसीने से इस राष्ट्र की नींव रखी। इस लेख में हम शून्य से शुरू करेंगे और हर अवधारणा को उसके मूल से समझेंगे। हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं और उस समय की परिस्थितियों से जोड़कर देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चार्टर से शुरू हुआ संवैधानिक विकास का क्रम एक पूर्ण संप्रभु गणतंत्र के संविधान के रूप में साकार हुआ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भारतीय इतिहास और राजनीति के सबसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया, कुछ प्रेरक और कुछ गर्व करने लायक सीखने और समझने को मिलेगा। 1. संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नींव के पत्थर। किसी भी भव्य इमारत के निर्माण से पहले उसकी नींव रखी जाती है। भारत के संविधान की नींव अचानक 1947 में नहीं रखी गई थी, बल्कि ये लगभग 200 वर्षों के लंबे और संघर्षपूर्ण संवैधानिक विकास का परिणाम थी। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान पारित हुए विभिन्न अधिनियमों और चार्टरों में छिपी हैं, जिन्होंने धीरे धीरे ही सही भारत में एक आधुनिक प्रशासनिक और विधायी ढांचे का निर्माण किया। आइए इस ऐतिहासिक विकास को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और भारत में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिससे भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू हुई। चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। इन एक्ट्स की श्रृंखला ने धीरे धीरे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और भारत में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को और मजबूत किया। 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1853 के एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। इन अधिनियमों ने भारत में विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की धीमी शुरुआत की। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दिया। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसने पहली बार मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया, जिसने सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहनाया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इसने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की और पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की।
भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा स्रोत था। हमारे वर्तमान संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इसने एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसने एक संघीय न्यायालय, जो बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया। भारतीयों द्वारा शुरुआती प्रयास। नेहरू रिपोर्ट 1928। ये भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक सर्वदलीय समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की, जिसमें भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस, मौलिक अधिकारों और एक संघीय सरकार की रूपरेखा का प्रस्ताव था। संविधान सभा की मांग। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। जल्द ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस मंच की तरह थी जिस पर भारतीय संविधान के निर्माण का महान नाटक खेला जाना था। 2. संविधान सभा का गठन। राष्ट्र निर्माताओं का संगम। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसी उद्देश्य से 1946 में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों यानी लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर का एक दल भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाने वाली सभा के गठन की रूपरेखा तैयार करना था। सभा की संरचना और चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। कुल सदस्य संख्या। शुरुआत में सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत यानी 11 प्रांतों और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को आवंटित की गईं और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गईं। अप्रत्यक्ष चुनाव। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाना था। इसका मतलब है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। समुदायों में सीटों का विभाजन। सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। रियासतों के प्रतिनिधि। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन के माध्यम से किया जाना था। जुलाई-अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं, मुस्लिम लीग ने 73 और छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष 15 सीटें जीतीं। हालांकि देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से दूर रखने का फैसला किया। सभा की कार्यप्रणाली। पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी अब संसद का केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और एक अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। फ्रांस की प्रथा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव ने संविधान के मूल दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने, सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल बना। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपना लिया गया। 3. संविधान निर्माण की प्रक्रिया। एक महान यज्ञ। भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। अभी ये ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदलने या समाप्त करने के लिए स्वतंत्र थी। सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए एक अस्थायी पर्सन के रूप में काम करना।
जब सभा एक संविधान सभा के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये एक विधायी निकाय यानी संसद के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। संविधान निर्माण के विशाल कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए सभा ने विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और बाकी छोटी समितियां थीं। इन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों की बात करें तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की।